जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र चैप्टर 2 का पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। तो पार्ट 1 में आज शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए पार्ट 1 है ये। इस चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म तथा लवण। इस चैप्टर का क्या नाम है? अम्ल भस्म तथा लवण। चैप्टर 2 है। तो देखिए अम्ल, सबसे पहला बात क्या आया? अम्ल। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। क्या? एसिड। क्या? एसिड। अब अम्ल किसे कहा जाता है? अम्ल का परिभाषा जानेंगे। अम्ल का परिभाषा सदियों से पहले से स्वादों के अनुसार इन दोनों का परिभाषा होते आ रहा है। फिर एक आए आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक। कौन आए? आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक। उन्होंने फिर अम्ल और भस्म का एक नया परिभाषा दिया। लेकिन अम्ल और भस्म का जो पुराना परिभाषा है पहले का, वो है स्वाद के अनुसार। तो हम लोग दोनों परिभाषा को जानेंगे और दोनों क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट ही है। तो देखिए अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल का परिभाषा हो जाएगा वैसा पदार्थ। कैसा पदार्थ? वैसा पदार्थ आप लोग लिख सकते हैं। वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो। वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे में देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। जैसे में आप कह सकते हैं HCl। HCl अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे जो पेट में रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ रहता है? पेट में बनता है। इसे अमाशय रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाशय रस। इसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है। ताल वाला आइएगा नहीं। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है और हिंदी में इसे अमाशय रस भी कहते हैं। तो ये हो गया एक उदाहरण अम्ल का। और देखिए H2SO4। H2SO4 ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर आगे और देखिए HNO3 ये हो गया नाइट्रिक अम्ल। कौन अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। इसी प्रकार से और भी होता है तो ETC लिख देंगे। तो ये हो गया अम्ल का परिभाषा। अब देखते हैं भस्म। क्या? भस्म। तो भस्म को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वॉश। क्या? वॉश। भस्म वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा हो। कैसा हो? कड़वा, कसाइन। वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा हो उसे भस्म कहते हैं। कड़वा, कड़वा। जैसे सरफ, जो धोबन सोडा सरफ हल्का सा, उसमें NaOH रहता है तो कास्टिक सोडा उसमें मिला रहता है तो कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा, कसाइन लगेगा। तो भस्म का परिभाषा क्या हो गया? तो वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा हो उसे भस्म कहते हैं। तो आइए भस्म का भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल को आप लोग याद करते चलिएगा तो पहचानने में आसान होगा। ये इस सब तीनों जो है अम्ल है। अब यहाँ पर भस्म लिख रहे हैं NaOH, KOH। ये होगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये हो गया KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और CaOH के होल 2, CaOH के होल 2। इसे पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये 3 उदाहरण हो गया किस चीज़ का? तो भस्म का। अम्ल का हो गया भी 3 उदाहरण भस्म का। आप इसको देख कर ही पहचान सकते हैं कि भस्म है। भस्म में OH जरूर रहेगा। OH है इसका मतलब भस्म है। और अम्ल में H हाइड्रोजन जरूर रहेगा। इसका मतलब है कि किसी में भी H है तो वो अम्ल है, बाकी इसमें ज़रूर है कि OH है तो भस्म है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं भस्म की परिभाषा जानेंगे। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। ये भी इम्पोर्टेंट ही है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। किन के अनुसार? आर्हेनियस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल और भस्म का परिभाषा दिया। लेकिन पहले से जो था अम्ल और भस्म का परिभाषा उस स्वाद के अनुसार था। जो खट्टा लगा वो अम्ल हो गया, जो खट्टा लगा तो अम्ल है।
और जो कड़वा लगा, कसायन लगा, वो भस्म है। लेकिन आर्हेनियस ने इसे कुछ अलग परिभाषा दिया। तो आर्हेनियस दिए हैं अम्ल का परिभाषा क्या, तो उसको जानते हैं। अम्ल, आर्हेनियस कहें कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा, तो अम्ल का परिभाषा क्या है आर्हेनियस के अनुसार, तो अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। तो लिखिए, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस इस प्रकार से H+, इसे हाइड्रोजन आयन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो क्या लिखेगा, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर मैंने मिलकर, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन। और बगल में लिख लीजिएगा H के ऊपर प्लस, हाइड्रोजन आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अब नीचे उसके लिखिएगा, उसके नीचे क्या लिखिएगा जी, देखिए अम्ल, किसके बात हो रहा है, अम्ल का। तो इससे पहले अम्ल का उदाहरण लिखाए थे जैसे में, तो उसमें से कुछ ले लीजिए। देखिए HCl, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो अम्ल है जल में घुलकर, तो इसको जल में घुला दीजिए, जल का होता है H2O। तो जल में जब घुलेगा तो H+ आयन प्रदान करता है। तो H+ में हाइड्रोजन तो लिखा गया, अब बचा क्या, तो क्लोरीन। तो Cl, क्लोरीन का होता है माइनस में, क्लोरीन का संयोजकता क्या होता है, माइनस में। तो ये हो गया, जो Hc है जल में घुलकर H+ आयन प्रदान कर दिया, ये अम्ल का हो गया। और आगे लिख सकते हैं H2SO4, ये जब जल में घुलेगा तो H दून है, तो यहाँ दून नहीं लिखेगा, H+ हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान किया, और क्या बचा, SO4 का होता है माइनस, याद करना होगा। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1, तो ये तो संतुलित नहीं है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो अब संतुलित हो गया। इस प्रकार से अम्ल का उदाहरण हो गया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। इसी प्रकार से भस्म का परिभाषा जानिए। तो भस्म के बारे में हम लिखेंगे, भस्म के परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार, भस्म का परिभाषा। तो लिखिएगा आप लोग, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, क्या, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है, OH- आयन प्रदान करता है। इसे हिंदी में क्या लिखेगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। कैसे लिखिएगा, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, बगल में OH पर माइनस लिख दीजिएगा, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है जल में घुलकर। तो आइए यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। तो आप भस्म का उदाहरण बोलिए, इससे पहले लिखा चुके हैं। तो सबसे पहले NaOH का हो जाए, जल में घुल करते H2O लिख देंगे। तो जब NaOH को जल में घुलाया जाता है, तो देखिए Na है सोडियम, तो सोडियम को लिख देंगे Na, और सोडियम का जो वैलेंसी होता है प्लस में होता है, +1। आप लोग जानते होंगे कि 2, 8, 1। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कोई भी तत्व पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, दूसरी कक्षा में चाहता है कि 8, और लास्ट कक्षा में भी चाहता है कि 8 हो जाए, लेकिन इसके लास्ट कक्षा में कितना है, 1। तो एक दे देता है दूसरे को, किसी को भी। तो देने वाला होता है दाता, तो देने वाला को प्लस में लिखा जाता है। तो 1 है तो इसका हो जाएगा प्लस में 1। और क्या है, OH, तो प्लस OH का होता है संयोजकता -1 होता है। तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, OH-। तो NaOH के जब जल में घुलावेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस में होगा और OH माइनस में। हम लोग को यही करना था, OH-। आप कम से कम एक जो उदाहरण है लिख दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर और लिख देते हैं, KOH। इसको जब जल में घुलाएगा तो क्या मिलेगा, K है पोटेशियम। तो पोटेशियम का संकेत कितना
परमाणु संख्या तो होता है 19, पोटेशियम कैल्शियम 19 से, तो इसको हो जाएगा +1, प्लस में OH है तो OH का हो जाएगा माइनस में। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और भस्म का भी परिभाषा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्षार। क्या है? क्षार। क्षार किसे कहते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। क्या? तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। तो जल में घुलनशील क्षार को, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। क्या? जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। और भस्म को भी क्या कहा जाता है? भस्म का एक और नाम है, भस्म कहिए या तो क्षारक कहिए, क्षारक। भस्म या तो क्षारक, भस्म या क्षारक। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। क्षार, क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। अगला स्टेप है उदासीनीकरण। क्या है? उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। अगला क्या है? उदासीनीकरण। तो ये उदासीनीकरण के बारे में समझते हैं। इसका मतलब उदास, उदासीनीकरण, उदास। उदास का मतलब यहाँ पर है, देखिए जब अम्ल है, अम्ल कैसा लगता है? तो खट्टा, भस्म कड़वा। तो जब अम्ल और भस्म के दोनों को मिला दिया जाता है तब उदासीनीकरण जो है, फिर उसका स्वाद कैसा भी नहीं होता, किसी प्रकार से भी नहीं होता है। जब खट्टा चीज़ और भस्म उसे मिला देने पर उसका स्वाद खत्म हो जाता है, मतलब उदास हो जाता है, फिर उसका स्वाद कैसा भी नहीं लगता है। तो उदासीनीकरण का परिभाषा क्या होगा? कि जब कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है। क्या? कि जब कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। क्या बोलें? कि जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। क्या बनता है? लवण प्लस में जल। बस इतना ही तो बोले कि जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। अब देखिए यहाँ पर कोई अम्ल का उदाहरण ले लीजिए, जैसे HCl प्लस भस्म, कोई भस्म का उदाहरण तो NaOH ले लेंगे। तो लवण और जल का निर्माण इधर होगा, ये फिक्स है, लवण और जल बनेगा ही। देखिए तो लवण क्या बनेगा? Na है और Cl है, तो लवण हो गया NaCl। नमक प्लस में H2O भी बनेगा। देखिए यहाँ पर OH है, यहाँ H है, तो एक तो यहाँ H, एक तो यहाँ, तो हो गया H2 और O। तो लवण और जल का निर्माण हो गया कि जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया किया तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो आई होप कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अम्ल तथा भस्म का गुण। अम्ल तथा भस्म का गुण, अम्ल तथा भस्म का गुण। तो अम्ल के बारे में पहले लिखेंगे, पहला गुण। अगला है अम्ल तथा भस्म का गुण। तो अम्ल के बारे में पहले लिखेंगे कि अम्ल में क्या गुण होता है और भस्म में क्या गुण होता है। तो सबसे पहले अम्ल को लिखेंगे। तो देखिए अम्ल का पहला गुण क्या होता है? तो पहला है कि अम्ल तो स्वाद में खट्टा होता है। तो अम्ल के पहला हम लिखिएगा, यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा लिखिएगा कि अम्ल का pH मान, किस मान? pH मान। pH का भी नाम नहीं सुनेंगे, तो इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे पढ़ना है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। कितना से कम होता है? 7 से। जिसका 7 से कम होता है वो खट्टा रहता है। तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। और तीसरा है कि अम्ल क्या? अम्ल नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है। पहला हम क्या लिखें? तो कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तीसरा
आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए पहले जो था आम्ल को पता किया जाता था चख कर कि थोड़ा सा जीभ पर रखें तो खट्टा लगा तो अम्ल है, फिर इससे दिक्कत होने लगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को रख लेगा जीभ पर तो जीभ खत्म हो जाएगा, तो इससे फिर लिटमस पत्र को लाया गया। फिर लिटमस पत्र पर पता चला कि जब नीला लिटमस पत्र रहेगा तो लाल हो जाएगा, इसका मतलब कि ये अम्लीय है। तो आम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये लिटमस पत्र क्या है तो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ये लाइकन पौधा का एक पत्र होता है, पत्ता का बना कागज होता है, उसे लिटमस पत्र कहते हैं। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आम्ल का 3 गुण हो गया। अब लिखेंगे भस्म का गुण। किसका गुण? भस्म का गुण। तो भस्म के गुण में पहला लिखिए कि भस्म स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है। इसमें दूसरा लिखेगा भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। और अगला लिखिएगा तीसरा कि भस्म देखिए ये नीला को लाल कर रहा है। आम्ल है जो नीला को लाल कर देता है, लेकिन भस्म है जो लाल को नीला कर देता है, उल्टा। भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। आम्ल है जो नीले को लाल करता है, लेकिन भस्म जस्ट उल्टा कर देता है, लाल को नीला कर देता है। आम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन भस्म है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यदि याद होने में अलबला जाइएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, बता देते हैं अनिल। एक नाम याद रखिएगा, अनिल। आ से आम्ल, नी से नीला, ला से लाल। आ से आम्ल समझिएगा, आम्ल नीला को लाल करता है, आम्ल नीला को लाल करता है। अब भस्म जस्ट इसके उल्टा, भस्म है जो लाल को नीला करता है। तो आम्ल का याद रखिएगा कि आम्ल है जो नीला को लाल करता है, इसको उल्टा बोल दीजिएगा तो भस्म का हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्रकृति पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल। कौन सा पदार्थ में? तो प्रकृति पदार्थ में, मतलब जो भगवान का दिया हुआ पदार्थ है उसमें पाए जाने वाले अम्ल, कि कौन सा उसमें अम्ल है। अम्ल तो बहुत प्रकार का है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, फिर हो गया नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसी प्रकार से बहुत अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है। तो अम्ल तो बहुत सा है, लेकिन प्रकृति पदार्थ आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा कि कुछ प्रकृति पदार्थ है, भगवान का दिया हुआ वस्तु पदार्थ जो भी कहिए, उसमें कौन सा अम्ल उसमें उपस्थित है उसके बारे में दिया हुआ है, उसको याद करिएगा, या तो फिर यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले है संतरा। तो संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल, याद रखिएगा, संतरा में सिट्रिक अम्ल। अगला है सेब। तो सेब में होता है मैलिक अम्ल, मैलिक या मौलिक कहिए, सेब में मौलिक या मैलिक अम्ल। इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में क्या? टार्ट्रिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, और यह सेब में मैलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा, इसमें से परीक्षा में पूछा जाता है, एग्जाम में मैट्रिक में 10 है, इसमें से एक रहेगा जरूर। तो सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। दही है तो दही में रहता है लैक्टिक अम्ल, दूध दही में लैक्टिक अम्ल, दूध में भी लैक्टिक अम्ल, दही में भी लैक्टिक अम्ल, लेकिन दूध के बारे में तो यहाँ नहीं पढ़ना है। टमाटर में होता है ऑक्जैलिक अम्ल, जैलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल। अमाशय जो पेट में रहता है अम्ल, जो भोजन को पचाने में काम करता है। अमाशय रस में हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है चाय में। तो चाय में होता है टैनिक अम्ल, चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है लाल चींटी। लाल चींटी में, तो लाल चींटी में होता है फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल।
तो आज के लिए इतना ही। अब इसका पार्ट 2 जो होगा वो अगली क्लास में मिलेगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।